नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं उनसे मैं पर्सनली बहुत प्रभावित हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको क्रांतिकारी मानता हूं। वो क्रांतिकारी यूट्यूबर हैं। पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जैसा हमने देखा, आज हमारे मेहमान हैं सुमित चौहान। सुमित जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। अरे सर, थैंक यू सर, आपने दोबारा बुलाया, इतना सम्मान दिया उसके लिए थैंक यू आपका सर। ये आपकी डिमांड बहुत है सर, और बहुत सारे लोगों ने बहुत बार किया कि सुमित जी को दोबारा बुलाइए, ये पूछिए, ये पूछिए, ये पूछिए, और एक बड़ी लंबी सी लिस्ट मेरे पास आपके लिए है। उन्हीं का आंसर देने के लिए आए हैं सर। और अच्छा लगता है लोगों के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, अगर हम उसको अच्छे से आंसर कर पाएँ तो उससे ज़्यादा खुशी नहीं होती सर किसी और चीज़ में। दैट्स ग्रेट। सबसे पहले तो सर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप अपने चैनल सोच के माध्यम से जिस प्रकार की वैल्यू एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट सेलिंग के स्पेशली लोगों को दे रहे हैं, वो अपने आप में बहुत लाजवाब है। और वो एक अलग सी चीज़ आप दे रहे हैं। एक्चुअली उस चीज़ का एक अभाव था, और जिस प्रकार से आप स्पेशली जो मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी है, जो भावी स्कैम है, उनको जिस प्रकार से आप बोलते हैं उनके बारे में, वो बहुत सराहनीय है और बहुत निडरता का काम है। इतना साहस कहाँ से आता है? सर बस क्या बताएं कि लोग मतलब क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ब्यूटीफुल है। हम पहले एपिसोड से हम हमेशा ये चीज़ बोलते आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी इस इंडस्ट्री के साथ कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्कैम नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हर स्कैम डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज करता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट है इतना पावरफुल, और इतना पावरफुल चीज़ है तो स्कैमर्स को भी ईजी लगता है इसको यूज करके जल्दी पैसा बनाने का। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक जो फर्स्ट टाइम जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जान रहे हैं उनको नहीं आइडिया कि एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग क्या है और एक स्कैम क्या है, और जिसकी वजह से 90% से ज़्यादा लोग स्कैम्स में इन सब में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जब एक्सपीरियंस खराब होता है तो वो इस एक्सपीरियंस को रिलेट कर लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग से। उनको लगता है डायरेक्ट सेलिंग में उनका एक्सपीरियंस खराब रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। उनका एक्सपीरियंस उस कंपनी में खराब रहा है जो डायरेक्ट सेलिंग को एक्सप्लॉइट कर रही थी एक तरीके से। सर मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग ना बंदूक की तरह है। लेट्स सपोज यहाँ बंदूक रखी हुई है। बंदूक कितनी प्यारी चीज़ है देखने में, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इनोसेंट है। अपने आप किसी को गोली मारती है? नहीं मारती, कभी नहीं मारती। सेम वे में सर अगर उसी बंदूक को अगर एक पुलिस वाला यूज करे और एक बैंक के बाहर खड़ा हो जाए तो हमें बड़ा सेफ फील होगा कि हमारा पैसा बैंक के अंदर सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है। उसी बंदूक को अगर एक चोर जाए और बैंक के अंदर से पैसा लूट के ले जाए तो हम क्या बोलेंगे कि यार चोर ने पैसा लूट लिया। बट क्या बंदूक की गलती दोनों केस में थी? नहीं, बंदूक अपनी जगह सेम थी, ब्यूटीफुल, पावरफुल येट इनोसेंट। अब इसको आप कैसे भी यूज कर लो, एक खराब तरीके से भी यूज कर सकते हो, सही तरीके से भी। डायरेक्ट सेलिंग के साथ भी यही हुआ कि ये भी बड़ी पावरफुल ब्यूटीफुल चीज है, इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो। अब क्योंकि एजुकेशन नहीं है, स्कूल में कोई नहीं सिखाता, कॉलेज में कोई नहीं सिखाता, तो बच्चों के सामने या किसी के भी सामने जो सबसे पहला प्लान आता है डायरेक्ट सेलिंग का सर, वो उसी को ही ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि 99% कंपनी ना सर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट की पावर को बेच रही हैं। उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कंसेप्ट की पावर, और कंसेप्ट की पावर तो सेम रहनी है चाहे एक लीगल कंपनी लेके जाए चाहे स्कैम लेके जाए। तो वो कंसेप्ट की पावर को देखते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में एक्सपीरियंस खराब रहता है और वो डायरेक्ट सेलिंग को कहीं ना कहीं मतलब उसका नुकसान सहना पड़ता है। तो इसलिए हमें एक ज़रूरत लगी कि कहीं ना कहीं लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग और एक स्कैम में क्या होता है। क्योंकि होगा क्या कि एक इतनी ब्यूटीफुल पावरफुल इंडस्ट्री जो आगे जाके इंडिया के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार प्रदान करेगी, अगर ये इतनी ज़्यादा बदनाम हो गई
जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन नहीं है इसके लिए, कहीं पे भी इतना प्रयास नहीं, एक दो कोर्स स्टार्ट किए हैं बट वो भी इतने इफेक्टिव नहीं है। सिर्फ 2-4 पेज का एक चैप्टर डालने से नहीं एजुकेशन आ जाएगी, हमें स्कूल लेवल से वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये नहीं था, तो हमारा यही था कि यार लोगों को हम एजुकेट कर सकें, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी को सब कुछ संभालना है। अब क्या होता है कि निडर होके क्यों बोलना पड़ा सर, पता क्या है, अगर आप किसी को एजुकेशन दोगे, अगर मैं बोलूंगा ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए और नाम नहीं बता रहा, तो लोग रिलेट कैसे करेंगे? तो हमें नाम लेना पड़ता है कंपनीज का, हमें नाम लेना पड़ा, स्कैम्स का भी हमें नाम लेना पड़ा, उन कंपनीज का भी नाम लेना पड़ा, और उनके कंसेप्ट को भी बताना पड़ा कि किस तरीके से वो डायरेक्ट सेलिंग की पावर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये निडरता का काम अपने आप हो गया, क्योंकि नाम लेना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, और जब हम नाम नहीं लेंगे तो फिर लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो बस वही लोगों का प्यार मिला, तो वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो मतलब डर कभी आया ही नहीं सर। वंडरफुल सर। कई बार लोग बोलते हैं कि आपने 240 करोड़ रुपए से लेकर 4000 करोड़ तक के स्कैम हैं जो हमने लोगों के सामने एक्सपोज किए, तो कह रहे हैं कि डर नहीं लगता। तो उसमें हमारा सर सीधा से यही जवाब रहता है कि मैं सच बताऊं, मेरे को बड़ा मौत से सबको डर लगता है। कह रहे आपको डर नहीं लगता? मौत से सबको डर लगता है, बट अगर कोई मेरे को ये गारंटी दे देना कि अगर मैं स्कैम को एक्सपोज नहीं करूंगा तो मैं नहीं मरूंगा, तो सर मैं जिंदगी में नाम ना लूं, मेरे सामने स्कैम हो जाए, मैं बोलूँ ये इससे अच्छा आदमी नहीं है कोई। लेकिन ऐसा तो हो, जब स्कैम एक्सपोज, अगर आप लोगों को कुछ हेल्प कर सकते हो किसी स्कैम से, अगर आप लाखों करोड़ों लोगों को बचा सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे स्कैम नहीं होते सर, ये 250 करोड़, 4000 करोड़, 8000 करोड़ के स्कैम होते हैं। अगर इससे अगर आप लोगों को बचा सकते हो तो आपको बचाना चाहिए। फिर आपको डरना नहीं चाहिए कि आपके साथ क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो इमेजिनरी है, किसी के साथ कुछ नहीं होता, हर कोई सेफ है, प्रोटेक्टेड है। हम एक अच्छी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे हमारा लॉ सिस्टम है, हमें उस पर ट्रस्ट रहना चाहिए और अपने ऊपर ट्रस्ट रहना चाहिए। दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, उनको एजुकेट करने के लिए हाँ जी सर, कि सही कंपनी क्या होती है और मनी सर्कुलेशन कंपनी, जहां संभावनाएं हैं कि कुछ ना कुछ गलत है, कुछ स्कैम हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है, हाँ जी, हाँ जी। उसको अगर चेक करना है बिल्कुल एक लेमैन की भाषा में, तो क्या कैसे चेक किया जाए सर? सर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 में ना बड़े अच्छे तरीके से एक चीज़ लिखी हुई है कि जो आप पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करोगे दैट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम सेल्स जनरेटेड बाय यू और योर टीम। राइट। अब आपको सिंपल ये देखना है कि अगर मेरी टीम में चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो 6 लाख पे काम करते हो, 2 लाख पे काम करते हो, 18 लाख पे काम करते हो, उससे मैटर नहीं करता। मेरी पूरी टीम में मैंने जितना टर्नओवर दिया है मेरी टीम को मिलके, उसके बदले में जो हमारे को रिटर्न प्रॉमिस किया जा रहा है, क्या वो उससे ज्यादा तो नहीं है जितना हम सबने मिलके सेल दी है? क्योंकि वही वो क्या है, अगर आप सर देखो, आप पैसा कैसे दे सकते हो? अगर आपने 100 रुपए की चीज सेल की है, उसमें से आपको सबसे पहले तो टैक्स देना पड़ेगा। राइट। उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स और उसकी कॉस्ट होगी, टैक्स एंड कॉस्ट के बाद जो बच गया उससे ज्यादा तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो मैं अगर बात करूं 100 में से आप 100 से ज्यादा तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। राइट। तो अगर कंपनी, और ऐसा है सर, ऐसा चल रहा है आज के डेट में, डायरेक्ट सेलिंग को इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है आज के टाइम में। जैसे आप सैलरी बेस्ड कंपनी आई थी, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप 15,000 का काम दे दो, आपको 1500 अगले 24 महीने तक मिलेंगे, 36 महीने तक मिलेंगे। आप पैसा लगा दो, आपका पैसा 3 महीने में डबल हो जाएगा, 6 महीने में डबल हो जाएगा, 1 साल में डबल हो जाएगा। आप कैब या आपका पैसा लेके लोन पे, वो कह रहे हैं कि हम कैब चलाएंगे, हम कोई दूसरा बिजनेस करेंगे। तो क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग किसी को लोन देने के लिए नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या मतलब है कि आप प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं और उससे जो डिराइव्ड होगा प्रॉफिट वो आपको मिल जाता है। और हर कंपनी का अलग अलग वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन क्या बोलते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हो रही है आजकल, पूल सिस्टम आ गया है, क्राउड फंडिंग आ गई है, तो इन सब का जो ये कंसेप्ट है, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। पूल सिस्टम हो गया, क्राउड फंडिंग होगी, क्लिक बेस्ड कंपनीज होगी, फिक्स सैलरी देने वाली कंपनी होगी, फिर रेंट जो कहते हैं कि हम आपके पैसे से हवाई जहाज चलाएंगे, कार चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, जो भी चलाएंगे, इस टाइप की कंपनी होगी। और आजकल पूल सिस्टम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है सर, क्योंकि ये पुराने जब स्कैम बंद होते गए लोगों को पता लग गया, तो पूल सिस्टम कि आप $15 दो, $3 कंपनी रखेगी, $12 पूल में वापस बांट देगी, आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे। तो हमें एक चीज़ समझनी होगी सर, डायरेक्ट सेलिंग कोई लखपति करोड़पति बनने का कोई वो नहीं है, शॉर्टकट नहीं है ये भी सिंपल इस प्रोफेशन के में भी हमें मेहनत करनी होती है। हाँ, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी लोगों को नीड है, जो लोग एक्चुअल में बाय करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट हमें उन तक पहुँचाना होता है और एक ऐसे रेट में पहुँचाना होता है जो कि एक जायज़ रेट हो। और मतलब बहुत, अगर हम 50 लोगों का भी अगर वो बना लेना सर अपना स्ट्रक्चर, जिस भी लेवल में हो, हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी ज्यादा पैसा दे रही है या नहीं दे रही है। जैसे ऐप बेस्ड कुछ कंपनी आ गई थी कि पेटीएम भी तो कैशबैक देती है। वो कैसे कैशबैक देते हैं आपको कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, 90 डेज में आपके 2 लाख हो जाएंगे। सर कंपनी ना इसलिए दे रही है, वो अपना प्रमोशन कर रही है। जैसे पेटीएम देती है ना कैशबैक, वैसे ही कंपनी ना इस तरीके से दे रही है। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने की चीजें होती हैं अलग अलग तरीके से। आप डायरेक्ट स्कैम नहीं बोल सकते, तो आप क्या करते हो, लोगों के सामने एक इल्यूजन क्रिएट करते हो। मेनली इसका एक सार क्या होगा ना, आपको एक ऐसी ट्रेडिंग कंपनी, सॉरी मैं वही काफी टाइम से याद किया था, ट्रेडिंग कंपनी आजकल बहुत चल रही है सर, कि हम आपके पैसे को ट्रेडिंग में लगाएंगे, शेयर मार्केट या क्रिप्टो या किसी भी ऐसी जगह पे
पे हम आपके पैसे को लगाएंगे, और हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, कोई अदृश्य जगह है जहां पे वो टेक्नोलॉजी रखी हुई है, वो पैसे को एक दिन का 10% रिटर्न बना के दे देती है। वो हमारे पास ऐसे रोबोट हैं, हमारे पास ऐसे AI प्रोग्राम हैं जो कि वहां से इतना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। उस 10% में से हम 8 आपको दे देंगे या 4 आपको दे देंगे, 6 हम रख लेते हैं, तो हम तो प्रॉफिट में हैं। और लोग सोचते हैं कि सच में कोई ऐसी जगह है, इनविजिबल जगह, जो उनको नहीं पता, बट उस कंपनी को पता है। और क्या होता है, लोग उस कंपनी में पैसा डाल देते हैं क्योंकि रिटर्न इतना अच्छा प्रॉमिस किया जाता है सर, पर डे का 4-4% रिटर्न हो रहा है आजकल कंपनी में। और होता क्या है, एक सबसे खराब जो सोच है सर, वो क्या है कि जब पहले स्कैम आए, अगर हम कुछ स्कैम की बात करते तो 30-30 साल भी चल गए थे, फिर 4 साल चले स्कैम, फिर 2 साल चलने लग गए। आजकल जो स्कैम में जाते हैं ना, ROI प्लान में जाते हैं स्पेशली, उनकी क्या सोच हो गई थी 2 साल पहले, अरे नई कंपनी स्टार्ट हुई है, कोई भी स्कैम 2 साल तो चलता है। लोग इस सोच से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे इंडिया की यही है सर। नितिन रिवाल्डो जी का मैं सुनता हूँ, वो एक बड़ी अच्छी लाइन उनके लगते हैं मेरे को, कि पैसा हर कोई कमाना चाहता है, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। अब ऐसे चीज उनको बड़ी अट्रैक्ट करती है कि अब उनको क्या लगता है, यार 2 साल तो चलती है कंपनी, नई कंपनी कोई भी स्टार्ट हुई उसमें हजारों लोग चले गए, फिर क्या हुआ, वो लाइफ कम होगी, क्योंकि अब उनको पता है 2 साल के हिसाब से लोग आ रहे हैं, वो 1 साल में ही बंद होने लगी कंपनियां। तो इसको हम यूँ समझे सर, अगर कहीं पे कोई लालच दिया जा रहा है, हाँ जी, हाँ जी, और आपको मतलब ऐसा पैसा दिया जा रहा है, ऐसा प्लान है कि जो आपको जर्नली नहीं मिलता, हाँ जी, हाँ जी, तो वो कहीं ना कहीं एक फ्रॉड है, एक स्कैम बनने वाला बिना है। काम करे पैसा मिल रहा है ना आपको। जैसे नॉर्मली 90% से ज्यादा स्कैम में ना यही लालच होता है कि बिना काम करे आपको पैसा मिलेगा, पर डे का 1%, 2%, महीने का 10%, 20%, इस तरीके से, या एक बार काम करके या फिर आपको हमेशा पैसा मिलता रहेगा। अगर आपको बिना काम करे पैसा मिल रहा है तो वो समझ लो आप एक तरीके से स्कैम है। डायरेक्ट सेलिंग में काम करना पड़ता है, आपको अपना खून पसीना बहाना पड़ता है, एक टीम को डेवलप करना पड़ता है, उस टीम को ट्रेन करना होता है, उस टीम के साथ आपको एक परिवार की तरह उसके साथ दिन रात मिलकर मेहनत करनी होती है, तब जाके एक इनकम आपको आती है सर। और पैसिव इनकम के लिए तो आपको 6 से 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक देना होता है, तब जाके आप जनरेट कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब ये व्यक्ति को देखना पड़ेगा, कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हाँ जी, हाँ कि जी, वो जिस कंपनी के साथ में जुड़ना चाह रहा है, हाँ जी, तो उसमें उस प्रकार के कोई प्रलोभन नहीं हो, लालच नहीं हो, कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किए जाए। हाँ जी, हाँ जी सर, आपके जो पैरामीटर्स आपने बताए मनी सर्कुलेशन और सही कंपनी का, तो मनी सर्कुलेशन समझ में आ गई। अब एक डायरेक्ट सेलर को सही कंपनी चुननी है, हाँ जी, हाँ जी तो क्या पैरामीटर्स हैं सर? अगर आपको सही कंपनी चुननी है तो उसका मेनली मैं जो बोलता हूँ, प्रोडक्ट, पे आउट और फ्यूचर प्लान्स। राइट। कंपनी का सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप अगर उसके साथ, मतलब अगर वो डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो भी आप उस रेट में लेते या नहीं लेते। ओके। क्योंकि हम नॉर्मली क्या कहते हैं, क्या वो प्रोडक्ट आप लेते बट उस रेट में भी लेते या नहीं लेते। मेन चीज वो है कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि वो प्रोडक्ट आपको इसलिए नहीं लेना क्योंकि उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी है, वो आपकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट भी हो। राइट। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है सर कि जिन्होंने इंटरनेशनल टूर पैकेज ले रखा है और जिनका पासपोर्ट भी नहीं आज, राइट। और जो 5 साल में एक्सपायर हो जाएगा, उनको कोई प्लान भी नहीं है जाने का। क्यों? क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी के साथ वो सोच रहे थे कि हम करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। मेन चीज कि वो प्रोडक्ट आपको, आपकी जरूरत, नीड होनी चाहिए। दूसरी चीज जो उसका पे आउट स्ट्रक्चर होता है, पे आउट स्ट्रक्चर उसका लीगल होना चाहिए। जो पे आउट जो लोगों को दिया जा रहा है, दैट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और द सर्विसेज, जो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा हो, गाइडलाइन को पूरा का पूरा फॉलो कर रहा हो पे आउट। और एक चीज हम थोड़ा और देख सकते हैं कि रिफंड पीरियड उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि रिफंड का भी स्पेसिफिकली है गाइडलाइन के अंदर कि होना चाहिए। कई कंपनीज के अंदर लोगों को पता ही नहीं है कि रिफंड भी ले सकते हैं हम, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रोडक्ट, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट आता है पे आउट, उसके बाद आता है उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कि कंपनी का फ्यूचर, उसकी कंपनी या कंपनी के प्रमोटर या उनकी सोच क्या है, कंपनी को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि हम एक प्रोफाइल मिसिंग होगा इसमें। आप सोच रहे हो, नॉर्मली हम देखते हैं तो लोग प्रोफाइल की बहुत बात करते हैं, बट मेरे लिए सर प्रोफाइल मैटर नहीं करता। और एक्चुअल में किसी के लिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल बाद में बनती है। राइट सर एक चीज मैं आपको बताता हूं, अभी प्रोफाइल आज है तो किसी दिन उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। सर आप मानोगे नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस समय, ये 2018 दिसंबर के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, CNBC का डेटा है, वर्ल्ड के अंदर 2018 दिसंबर तक पूरे वर्ल्ड में 67% बिलियनर जो थे वो सेल्फ मेड है। अच्छा, मतलब इस समय 100 में से 67 बिलियनर सेल्फ मेड है, जिनकी प्रोफाइल कुछ भी नहीं थी, जो फर्स्ट जनरेशन बिलियनर है सेल्फ मेड। अगर उनकी लोग प्रोफाइल देखते तो वो कभी बनते। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि प्रोफाइल पे इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है। प्रोफाइल नहीं मैटर करती। अच्छी प्रोफाइल वाले की अगर सोच अच्छी नहीं है
तो वो कंपनी को डुबा देगा। सर हमने देखा है 10-10 हज़ार करोड़ की वर्थ के लोगों को इंडिया छोड़ के भागते हुए। प्रोफाइल मैटर नहीं करती, और हम आज भी पता नहीं क्यों प्रोफाइल के पीछे भागते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग कभी भी सर एक बड़ी कंपनी के लिए डायरेक्ट सेलिंग हेल्पफुल हो सकता है, बट मेनली अगर मैं बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग सर उनके लिए कि गांव में अगर कोई पापड़ बना रही है ना और उनके पापड़ का टेस्ट ऐसा है कि जो पूरे वर्ल्ड में पहुंचना चाहिए, तो उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है ट्रेडिशनल वे के थ्रू अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के, उनके पास पैसे नहीं है एडवर्टाइजमेंट करने के, तो उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग है। सबके लिए है, बट उनके लिए सबसे ज्यादा उनको सूट करता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आए। तो डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में एक अच्छी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, या प्रोफाइल बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैं सर आज बता रहा हूं, एनी डे अगर एक 10,000 करोड़ का इंसान है और वो एक कंपनी स्टार्ट कर रहा है, लेकिन एक गांव से एक लेडी है जो पापड़ बनाती है और मुझे पता है कि उनके पापड़ इतने टेस्टी हैं कि पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में पहुंच सकते हैं, तो मैं उनको चूज करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि वहां प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट अच्छा है तो, बट उनका विजन भी अच्छा होना चाहिए। मतलब 4 चीजें मेनली देखें। पहला हम लोग प्रोडक्ट देखें, पे आउट देखें, फ्यूचर प्लान देखें, हाँ जी, हाँ जी, और कंपनी की इंटेंशन देखें, इंटेंशन भी देखनी है कि क्या सोच के साथ वो डायरेक्ट सेलिंग में आए, किस सोच के साथ वो आई है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। चूंकि आपका अनुभव है, लोगों से आप मिलते रहते हैं और बहुत सारा अध्ययन करते रहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की कोई एक खूबी और एक कमी आपकी नज़र में? सर अगर डायरेक्ट सेलिंग की खूबियों की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इतनी ज़्यादा हैं। मैं आपको जैसे थोड़ा सा बताता हूँ। अभी जैसे रिसेंटली मैं पूरे इंडिया का मैंने ट्रैवल किया, पहले बाय रोड किया, फिर बाय एयर किया, और अब दोबारा से बाय रोड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं बच्चों से बहुत मिला सर, कॉलेज के स्टूडेंट से। राइट। तो जहाँ भी गए ना, डायरेक्ट सेलिंग को ना एक पैसा मेकिंग इंडस्ट्री के थ्रू दिखाया जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग, अच्छा यहाँ पे करोड़पति बनते हैं, ये वाली बातें करोगे, लखपति वाली बातें करोगे। सर डायरेक्ट सेलिंग, पैसा कमाना डायरेक्ट सेलिंग का बाय प्रोडक्ट है। जैसे गन्ना होता है ना, उसको हम गन्ने का जूस पीते हैं, गन्ने का मेन प्रोडक्ट हमारे लिए क्या जूस है, मेन जूस है। उसका जो बच गया वो जो पार्ट वो भी यूज हो जाता है, वो एक अलग चीज है। तो पैसा डायरेक्ट सेलिंग का बाय प्रोडक्ट है, राइट। पैसा मेन कमाई नहीं है। सर मैं स्टूडेंट से मिला भी बेंगलोर में, और उनसे मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से वो डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो कर सकते हैं। तो उनका ये था कि हम बच्चों को जब बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, वो मानते नहीं है। तो मैंने बताया क्या बात करते हो, हम 8 लाख कमा लेंगे, हम 10 लाख कमा लेंगे, हम करोड़ कमा लेंगे। मैंने कहा कभी नहीं मानेंगे, और ना मानना चाहिए। आपके पेरेंट्स ने 8 लाख रुपए लगा के आपको यहाँ पे भेजा है, सो डेट कि आप 2 लाख रुपए साल का स्टार्टिंग में कमाओ, 4-5 साल मेहनत करके 8 लाख पे पहुंचो। आप उनको बोल दोगे कि मैं 1 महीने में कमाने वाला हूं, तो वो डर जाएंगे। नेचुरली वो डर जाएंगे, क्योंकि उनका कंसर्न ये होगा कि हमारा बच्चा किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। और आप उनको एजुकेट करोगे फोन पे, कभी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। और आप अपने आप को भी कैसे पैसा देख के क्यों जा रहे हो इस इंडस्ट्री के अंदर? क्या पैसा गोल है? यहाँ पे आए थे तो किस लिए आए थे? सर मैं अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं MBA अच्छा करना चाहता हूँ, मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप अगर जॉब में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, अपने बिजनेस में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, चाहे पैसा ना कमाओ तब भी करनी चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा सर सबसे पहला कॉलेज में घुसते ही सबसे पहला चैलेंज क्या आता है, क्योंकि अननोन होते हो, सबसे पहला चैलेंज आता है वाइवा। कॉलेज के अंदर सर वाइवा होता है। वाइवा में कोई बड़ी बात नहीं होती, हमारे सामने हमसे उम्र में एक बड़ा इंसान बैठे होते हैं जो हमारे टीचर होते हैं, उनसे हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमसे उम्र में बड़े हैं। राइट। हमसे वो उम्र में बड़े हैं, तो हम उनके सामने वाइवा में जब बैठते हैं तो हम डर रहे हैं, क्योंकि हमारे को वो एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी से बात करने का जो हमसे एज में बड़े हैं। मैंने कहा वाइवा का एक्सपीरियंस सर, आपको वाइवा निकालना ना बच्चों का खेल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हम अपने से बड़े, अपने से छोटे, अपने से मतलब सरकारी जॉब के, हो सकता है हम कमिश्नर से भी बात कर रहे हो, और हो सकता है हम एक स्कूल टीचर से भी बात कर रहे हो, तो आपका वो डर हट जाएगा। वाइवा निकालना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने आंसर को दे पाओगे। मैंने बच्चों को देखा आंसर आता है, दे नहीं पा रहे टीचर के सामने। राइट राइट। तो वाइवा में हेल्प हो जाएगी। कह रही है पहली चीज है। सेकेंडरी चीज, जब आप 1-on-1 प्लान देते हो तो आप वाइवा निकाल दोगे। धीरे धीरे जब आप ग्रुप मीटिंग लोगे, 10-10 लोगों से, 20-20 लोगों से मिलोगे, तो आपकी क्लास प्रेजेंटेशन होती है 3rd सेमेस्टर के बाद। कह रहे हाँ होती है, क्लास के बच्चों के सामने ही बोलना, जिनको जानते हो नहीं बोल पा रहे हो। इससे ज्यादा क्या चीज होगी कि 10-10 लाख रुपए की पढ़ाई, मम्मी पापा ने पैसा खर्च कर दिया, लेकिन आपके पास इतनी स्किल नहीं है कि आप बोल पाओ उन 20 लोगों के सामने, अपने ही क्लास के 30-40 बच्चों के सामने। तो कह रहे हाँ, मैंने कहा जब यहाँ पे जब आप 10-10, 20-20 लोगों को प्लान दोगे ना, तो अपनी क्लास के सामने अपने ही प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना बच्चों का खेल हो जाएगा। आप वाइवा में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप अपने क्लास की प्रेजेंटेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। उन्होंने बोला हाँ आएंगे। फिर मैं कहता हूँ अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं। जॉब के लिए आए थे, जॉब ही करना है। जॉब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग किसने दिखा दिया तो भूल जाओ। अगर आपका पैशन है जॉब करना, आप इंजीनियर अच्छा बनना चाहते हो, तो आप इंजीनियर अच्छा बनोगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में क्या है, 7 लाख इंजीनियर आ रहे हैं और 60% को जॉब ही नहीं मिलती, बट उनके सर पे लोन जरूर रहता है। तो आप उन 60% में नहीं आना चाहते, कह रहे नहीं आना चाहते। इसका मतलब क्या है, आपको जो पहले जब आप जॉब देने के लिए जाओगे ना सर, आज की डेट में रियलिटी इंडिया की, जब बच्चे जॉब देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का कोई सेंस नहीं है इंजीनियर के सामने कि 10 लोग बैठे हुए हैं एक जनरल टॉपिक पे बहस कर रहे हैं। मजबूरी हो जाती है कंपनी की। क्यों? क्योंकि जरूरत है 100 लोगों की। इंटरव्यू के लिए सोचते हैं 1000 का लेंगे, पहुंच के 20,000।
अब 20,000 को ऐसे तो नहीं बोल सकते हम तो 1,000 का ही लेंगे और 100 को सिलेक्ट करेंगे, 19,000 जाओ, वहां पे तो लड़ाई हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे। तो कंपनी बड़ी स्मार्टली प्ले करते हैं, 20-20 को बुलाते हैं, एक मौका देते हैं कि तुम्हें हमने चांस तो दिया, एक-एक को रखेंगे, 20-20 को बुलाएंगे, एक-एक को रखेंगे, ताकि हमारा पहला जो मास एल्यूमिनेशन होता है वो कंप्लीट हो, इन 20,000 को 1000 पे लाएं, क्योंकि पॉपुलेशन है ना सर। राइट। अब उस फर्स्ट राउंड में जब ग्रुप डिस्कशन होगा, जब 20 लोग बैठे हुए, आपको अच्छा आता है, मैं बैठा हूं ना सर, मेरे को पता है, बैठे हुए हैं, कौन कोई पहले शुरू कर दे, उसके बाद देखेंगे, बोला जाए। 90% तो बोल ही नहीं पाते एक भी वर्ड। सही है। एक डायरेक्ट सेलर वहां पे आके चुप होगा सर? नहीं होगा। वो सबसे पहला इंसान होगा जो सबसे पहले बोलेगा। तो अगर आपको जॉब चाहिए, आपका पहला ग्रुप डिस्कशन आपको निकालना है, इंटरव्यू, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। मतलब पहली खूबी आपको ये लग रही है डायरेक्ट सेलिंग की, कि ये लोगों को सिखाती है और उसको एकदम परफेक्ट बना देती है किसी भी काम सर, के लिए। अगर आपको आपकी ड्रीम जॉब चाहिए ना बच्चों को, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग दिल से करनी चाहिए, चाहे 1 रुपया भी ना कमाए। क्योंकि फाइनल इंटरव्यू क्या होगा, हमने वाइवा देख लिया, ग्रुप डिस्कशन देख ली क्लास की, हमने सॉरी वाइवा देख लिया, हमने क्लास प्रेजेंटेशन देख ली, हमने ग्रुप डिस्कशन देख ली जॉब की, और फाइनल क्या होता है, जॉब में इंटरव्यू। अब आप, मैं मान लो सर आपकी कंपनी में जॉब लेने के लिए आया हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मुझे कुछ भी बोलोगे, मैं हाँ या ना में ही जवाब देता हूं। आपकी स्किल्स लिमिटेड हैं सेलेक्ट या रिजेक्ट बोलने तक की, राइट। बट एक डायरेक्ट सेलर अगर सामने बैठे, डायरेक्ट सेलर की स्किल ज्यादा होती है एक इंटरव्यू लेने वाले से। क्योंकि डायरेक्ट सेलर के सामने लोग ऐसे बैठ के भी बातें कर देते, नहीं कर रहा तेरी कंपनी, ये इंडस्ट्री बेकार है, ये सिस्टम ही बेकार है, ये काम ही बेकार है, इससे अच्छा तो पैसे को आग लगा दूं। अब हमें उन लोगों को भी एजुकेट करना है, उन लोगों का दिमाग ओपन करना है कि भाई ये आज आपको लग रहा है कि आपकी चॉइस है, कल ये आपकी मजबूरी हो जाएगी, और एजुकेट करके कि क्यों ये आपको करना ही पड़ेगा या आपको क्यों करना चाहिए। हम ना को हाँ में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारी स्किल ज्यादा होगी एक इंटरव्यू लेने वाले से। जब हम उसके सामने बैठेंगे तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे। एक इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगता है सर, वो भी इंसान है, वो भी ना ऐसे डल डल फेस आ रहे हैं, चुपचाप डरे हुए हैं, पसीना आ रहा है, उनके साथ इंटरव्यू ले रहा है, वो भी परेशान है कि कोई अच्छा सा तो मिले। वहीं एक डायरेक्ट सेलर आएगा, वो कंसेप्ट को जानता होगा, बातें इस तरीके से करेगा, क्योंकि हमारे को यही तो आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इससे हम ये समझें कि सर खूबी ये है कि कोई भी व्यक्ति आएगा, हाँ जी, तो वो उसका सर्वांगीण विकास यहाँ पे हो जाएगा। सारा का सारा सर। और कमी क्या आपको लगती है सर डायरेक्ट सेलिंग में? सर कमी, सर देखो, अगर मैं कमी की बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, सर कमी ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो सबसे बड़ी कमी, ये डायरेक्ट सेलिंग की कमी नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग जिस तरीके से इंडिया में प्रमोट हो रही है, इस कल्चर की कमी है। कि हम डायरेक्ट सेलरिंग को ना पैसे का वो बना के दिखा रहे हैं। जैसे मैं अभी बात करता हूँ स्टूडेंट्स को पैसा दिखाया जा रहा है, उनको ये स्किल्स के ऊपर बात नहीं हो रही ना, हर किसी की वही सोच आ रही है, पैसा 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 पैसा। हम ओरा बनाने में लगे हैं डायरेक्ट सेलिंग का, और इसके पीछे मजबूरी भी है 99% कंपनीज के, क्योंकि 90% से ज्यादा कंपनीज के पास प्रोडक्ट नहीं है, उनके पास नेटवर्क मार्केटिंग ही बेचने, मतलब कहने के प्रोडक्ट हैं लेकिन वर्थफुल नहीं है। सर मैंने एक चीज नोटिस की थी, मैं बेंगलोर में था और मैं इस्कॉन टेम्पल में थोड़े दिन रहा, फोक होस्टल होता है, फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, राइट। एक बड़ी अच्छी चीज होती है हमारे यहाँ पे, पता है क्या कल्चर है, घर में भगवत गीता रखी होगी तो कैसे रखते हैं उसको, बड़ी संभाल के उस कमरे में आप ना नहा के जाओगे, नंगे पैर जाओगे, पैर धो के जाओगे, वो भगवत गीता को हमने लाल कलर के कपड़े में रखा होगा, और उसको पढ़ने से पहले हमें 1 घंटे का तो पहले नहाना, फिर पूजा करना, फिर उसको तो हम टच कर सकते हैं। तो बच्चे कभी टच ही नहीं करते, क्योंकि बच्चों के लिए तो वो महाभारत है ना, उस तक पहुंचना ही, हम उसके अंदर की नॉलेज नहीं ले रहे हैं, हमने उसकी पावरफुल चीज को ही भगवान बना लिया, उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, बट उसको टच नहीं कर रहे। और आज क्या हो रहा है, आज आप अमेरिकन जगह जाओ, वहां पे वो किताब को, भगवत गीता को पढ़ते हैं, सिर्फ किताब की तरह पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें इतना कंटेंट है, उस कंटेंट को यूज करते हैं और वो सीख रहे हैं उसको, और हम आज भी उसकी पूजा ही करते रह गए। सेम चीज क्या हुआ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो मेरे को लगता है कि मेन प्रोडक्ट है इसके अंदर का कंटेंट है, और डायरेक्ट सेलिंग का कंटेंट क्या है, प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट पे बात ही नहीं हो रही है सर। बड़ी बड़ी कंपनी के सेमिनार में मैंने सब देखा है, लोगों को पता है क्या बोलते हैं, हम यहाँ प्रोडक्ट बेचने थोड़ी ना आए, इस कंसेप्ट के थ्रू आप लखपति बन जाओगे, आप करोड़पति बन जाओगे, पैदल घूमते थे तो कार में घूमोगे, किराए के घर पे रहते थे तो खुद का घर ले लोगे। हमने इस इंडस्ट्री को सपने वाली इंडस्ट्री बना दी है, और इसलिए ये इंडस्ट्री नेगेटिव भी हो जाती है, लोग नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको हम सपने बेच रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस से ज्यादा तो बता ही नहीं रहे, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते, हमारे पास वो प्रोडक्ट या सर्विस ही नहीं है। तो इसलिए लोगों को कोई भी कंपनी ज्वाइन करे, सबसे पहले प्रोडक्ट देखना चाहिए सर उसका, कि एक्चुअल में उसका प्रोडक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को यही कमी लगती है डायरेक्ट सेलिंग की, कि आज भी बड़ी बड़ी कंपनी के स्टेज से ये चीज ओपनली बोली जाती है कि यहाँ प्रोडक्ट बेचने नहीं आए, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप करोड़पति बन सकते हो। तो ये सर बहुत गलत चीज है। मतलब जहाँ इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं तो वहाँ थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर, क्योंकि मतलब लोगों की मैंने जिंदगी खराब होते हुए देखी है सर, बच्चों को मैंने एजुकेशन छोड़ते हुए देखा है। एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा टूल था जो उनको उनकी ड्रीम जॉब में
हेल्प कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उनकी पढ़ाई तक छुड़वा दी, क्योंकि उनको पैसा दिखा के, सिर्फ पैसा दिखा के लोगों के साथ स्टेज पे ऐसी बातें बोली जाती है, आप इंजीनियरिंग करके कितना कमाओगे साल का, 3 लाख 4 लाख या महीने का कमा सकते हो, बच्चा छोड़ के बैठ गया एजुकेशन, उसमें दिमाग नहीं है ना इतना। राइट। तो ये बहुत सारी कमियां हैं सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ये कंसेप्ट की कमी नहीं है, बट इस कंसेप्ट को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है उस कल्चर की कमी है। जैसे हम वुमेन इंपावरमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं सर इस कंसेप्ट के थ्रू। सर आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर 9 to 5 8 घंटे होते हैं। 9 बजे से पहले हमारे यहाँ की जो लेडीज होती हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। शायद मैं बात करूँ, मेरी मम्मी 9 बजे से पहले इतनी मेहनत कर लेती है, मैं पूरे दिन में नहीं करता। सही है। 5 बजे के बाद मेरी मम्मी इतनी मेहनत करती है, मैं पूरे दिन में नहीं करता। बट प्रॉब्लम क्या है, 9 to 5 हमारे यहाँ पे जो वुमेन वर्कफोर्स है ना सर, जब वो काम उस समय भी कर रही होती हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो 2 से 2.5 घंटे टीवी देख लेते हैं। टीवी में क्या आ रहा है, सावधान इंडिया आप समझ रहे हैं, ये सब चीजें आ रही हैं। सास भी कभी बहुत ही। हाँ सर, एक स्टडी है ऐसी कि अगर आप सावधान इंडिया के ना 21 एपिसोड देख लोगे ना, तो आपको एक मेंटल इलनेस हो जाएगी। अच्छा। और ये है फैक्ट है। अभी आप देखोगे लोगों को ऐसा हो गया कि लोग घर से डर रहे हैं, निकलने में डर रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजने में डर रहे हैं। मैंने शायद पहले भी बहुत बार शेयर की ये चीज़। मैं अपने एक दोस्त से 4 साल के बाद मिलने आया था बेंगलोर से दिल्ली। तो उसकी मम्मी ने उसको वापस बुलाया और बोला कि मतलब वो हंसता हुआ आया, ऊपर से उसकी मम्मी ने वापस बुला लिया। मैंने बोला क्या हो गया, कह रहा मम्मी कह रही थी कि साउदर्न इंडिया में देखा था ऐसे एक दोस्त आया था 4 साल बाद और उसने किडनैप कर लिया था दोस्त को। तो मैंने कहा यार ये चीज़ तो बड़ी डेंजरस चीज़ है आंटी को, क्योंकि ये मेंटल इलनेस है, हमें दिख नहीं रही, हम हंसी मजाक में ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ की वुमेन वर्कफोर्स सर जो इतना ज्यादा काम कर रही है वो हेल्दी रहनी चाहिए, बट हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा डिप्रेशन है लेडीज के अंदर, सबसे ज्यादा ओवरवेट की प्रॉब्लम आप देख लो, शुगर की प्रॉब्लम देख लो। ये पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी देख रहे हैं ना टीवी के अंदर, क्योंकि और कोई काम भी नहीं है ना सर, वो करना चाहती है बट उनके पास कोई काम ही नहीं है। हाँ, या तो नेगेटिव टीवी देखेंगे या फिर डिस्कशन रहेगा जनरली, वो भी अगर नेगेटिव है तो फिर वो भी वैसे उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अब एक चीज देखो सर, 35 करोड़ ऐसी लेडीज है हमारे यहाँ पे जो 9 to 5 8 घंटे एक दिन में इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रही है, करना चाहती हैं बट उनको कोई ऑप्शन भी तो नहीं दे रहे हम लोग। हम भी तो ऑप्शन नहीं दे पा रहे उनको कि क्या करो आप। तो डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है इसलिए विकल्प है। अगर नेशन को बिल्ड करना है, अगर लोग पूछते हैं कि देश को डेवलप होना है तो क्यों ना, सर इसके पीछे एक रीजन है। देखो 35 करोड़ इंटू 8 घंटे कितने होते हैं, 35 करोड़ इंटू 8 होता है 280 करोड़ घंटे। सर आपको पता है जापान जो एक डेवलप्ड नेशन है वो पूरे महीने में 280 करोड़ घंटे काम करता है। जापान 280 करोड़ एक महीने में काम करके एक डेवलप्ड देश है आज, और हमारे यहाँ पे एक दिन में इतना वेस्ट हो जा रहा है और हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। और फिर हम बात करते हैं हम सुपर पावर नहीं बन रहे, हम डेवलप नहीं हो रहे। हम उस वुमेन वर्कफोर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, हम उनको घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें उनको ऐसा काम देना है कि वो घर से ही कर सके। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, और थोड़ा उनके लिए सेफ हो, सिक्योर हो, जहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। मैंने देखा सर, मैं अपनी ज्यादा बाहर नहीं जाऊंगा कि हमारे यहाँ पे ना लेडीज अगर पेरेंट टीचर मीटिंग हो जाती है ना तो डर जाती हैं कि पापा को भेजेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि उनको उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि हम टीचर के साथ जाके बात कर सके। वो कॉन्फिडेंस दे सकती है सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 4 महीने काम कर ले तो टीचर के सामने चली भी जाएंगे, बैठ भी जाएंगे, हो सकता है उनको प्लान भी दें। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अगर मेरे घर पे मेरी मदर को, मेरी ग्रैंड मदर को अगर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि अब वो मार्केट में बाहर निकल के पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर सकती हैं, तो सर इससे बड़ी कमाई मेरी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अगर डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे इतना दे दिया तो इससे ज्यादा क्या चाहिए मेरे को। दैट्स ग्रेट सर। बहुत सारे आपके प्रशंसक हैं सर, फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है आपकी। कुछ प्रश्न है, आपकी इजाजत है तो मैं कुछ लूं। अरे नहीं सर, प्लीज सर। अरुण कुमार का प्रश्न है, हाँ जी, हालांकि इसका जवाब आपने दिया। सही कंपनी का चुनाव कैसे करें? सर वो तो हमने डिस्कस किया, पैरामीटर्स आपने बता दिए। प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट पे आउट, फ्यूचर प्लान। प्रोफाइल के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि प्रोफाइल के चक्कर में मैंने 90% लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। दैट्स ग्रेट। तर्स यादव जी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेट किस तरह का होना चाहिए? इस तरीके का होना चाहिए कि अगर वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट ना होता तब भी आप उसको उस रेट में खरीद लेते। रेट यही होना चाहिए, क्योंकि सर देखो जायज हम बोल देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बोल देते हैं 15,000 का कोट पैंट का कपड़ा बिक रहा है, तो उसके लिए भी ना उनके पास रीजन होता है। कपड़ा तो 2 लाख का भी बिकता है, बट क्या वो वाला बिकता है, उस क्वालिटी का बिकता है? तो वो चीज़ है कि उस क्वालिटी का वो प्रोडक्ट अगर उसी रेट में आप दुकान से खरीद लेते, जी, तो फिर और वही क्वालिटी का वही प्रोडक्ट उसी रेट में अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मिल रहा है तो फिर वो सही कंपनी है, वो फिर सही है। बहुत बढ़िया सर। रोहित ठाकुर का प्रश्न है, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कोई और बिजनेस करना चाहिए या नहीं? सर सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देखता हूँ, सबसे एक ना ये कोट है बड़ा अच्छा कि एवरेज बिलियनर जो होता है उसके 7 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, और बच्चे पागलों की तरह लगे हुए हैं कि 7 सोर्स होने चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग भी करेंगे, साथ में जॉब भी कर लेंगे, या साथ में कोई दूसरा बिजनेस भी कर लेंगे, या 5-6 चीजें और कर लेंगे, बट कोई भी ना डीपली नहीं बताते, क्योंकि इतना ही पढ़ा है ना, वो कोटेशन इतनी आई वो अपलाइन की तरफ से और वो उतनी ही डाउनलाइन में पूरी की पूरी चलेगी। बट कोई भी सॉरी ये तो हमारी अपलाइन नहीं बताती है, क्योंकि ये तो उनका ध्यान उधर की तरफ ही रहता है। एक्चुअली में सर ये कोट क्या है, हम नेट पे पढ़ लेते हैं कि एवरेज बिलियनर की 7 इनकम है, बट कोई ये नहीं बताता कि मिलियनर वो एक ही से बनता है।
तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कुछ और करना चाहते हो, इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आपने कहीं पढ़ लिया था कि करोड़पति आदमी मिनिमम 7 सोर्स ऑफ इनकम रखता है, तो आप गलत कर रहे हो। पहले आपको करोड़पति बनना पड़ेगा एक सोर्स ऑफ इनकम से, क्योंकि आप टाइम ही देके पैसा कमा सकते हो या फिर पैसे से पैसा कमा सकते हो। तो पहले अपना टाइम एक ही जगह दो, वहां से इतना पैसा कमा लो कि फिर आपका पैसे को आप 7 जगह 8 जगह 70 जगह इन्वेस्ट करो, वहां से पैसा आ रहा है। एक्टिवली आपका टाइम डिवोट एक ही काम पे होना चाहिए जहां से आप पैसा कमा रहे हो, तभी बड़े परिणाम मिलेंगे। तो 7 सोर्स ऑफ इनकम ये होता है कि एक एक्टिव होता है, 7 बाकी के 6 जो होते हैं पैसिव रहते हैं। दैट्स ग्रेट। राजेश जी का प्रश्न है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को रिस्पेक्टफुल इंडस्ट्री कैसे बनाएं? सर सबसे पहले तो अपने आप को नेटवर्कर कहना शुरू करें। ओके। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल प्रोफेशन है, बट ये कोई बिजनेस नहीं है। नेटवर्कर जो शब्द है ना सर, ये भी थोड़ा सा बदनाम सा हो गया। मतलब नेटवर्कर सर वो उस टाइप के लोग होते हैं जो नेटवर्क बदलते रहते हैं। सर एक्चुअली में ना बदनाम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बदनाम इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग खुद अपने आप को ना मतलब एक चीज़ है सर, मैं ना मतलब इस चीज़ को शायद आप रिलेट कर पाओगे। पहले हमारे इंडिया में क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में, बस शुरू से रहा है, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मैंने देखा कि जब लोगों ने अपनी कास्ट को, जो भी उनकी कास्ट है, हाँ, उसको जब प्राउडली बोलने लग गए, राइट, अपनी गाड़ियों के आगे वो कास्ट को लिखने लग गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो इज्जत आ गई। जो उनको लगता था कि यार हमारे कास्ट को अगर हमें रिस्पेक्ट दिलानी है, तो वो गाड़ियों के आगे हर जगह पे प्राउडली लिख रहे हैं। जब खुद अपनी कास्ट को बोलने लग गए तो आज क्या होता है, अरे वाह, आप समझ रहे हो। तो वही चीज़ है सर, हमारा क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, हमारा डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्किंग है। हम नेटवर्किंग से आज भी अगर आप 99% लोगों से पूछ लो ना, आप नेटवर्कर हो या बिजनेस करते हो, मैं बिजनेस करता हूँ तो कैसे होता है सर, हम बिजनेस नहीं करते सर, हम बिजनेसमैन से बहुत ऊपर हैं। क्योंकि बिजनेसमैन, क्योंकि सर सिंपल, लास्ट टाइम पे सर ने बात किया था कि सर ना हमारा टर्नओवर हो रहा, ना हमारी ब्रांड है, ना हमारे अकाउंट में पैसा आता, हम पैसा आता है हम जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए हम के प्रोडक्ट को हम आगे रिकमेंड कर रहे हैं, वहां पे टर्नओवर हो रहा है। वो कंपनी के ओनर बिजनेस कर रहे हैं, बट हम उनके बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, हम नेटवर्कर हैं। बट हम उनसे ज्यादा अच्छे क्यों हैं? क्योंकि अच्छे इन द सेंस कि हमारे पास एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है। जैसे एक डॉक्टर है, अपने आप को डॉक्टर बोलता है, वो 90% बिजनेसमैन से ज्यादा पैसा कमा रहा है, बट फिर भी वो अपने आप को हमेशा डॉक्टर बोलेगा। एक एस्ट्रोनॉट की जो सैलरी होती है, वो 90% बिजनेसमैन इतना अर्न नहीं करते जितनी उसकी सैलरी है, वो अपने आप को एस्ट्रोनॉट बोलता है। सेम वे में नेटवर्क मार्केटिंग तो बिजनेस से बहुत अच्छी है सर। आप एक्टिव बिजनेस कर लो, आप छुट्टी नहीं जा सकते। मतलब हमें नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलर कहने में हमें गर्व होना चाहिए, और हमें सिर्फ यही बोलना चाहिए। अगर हमें आगे से कोई आके बोलता है कि ये इस सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, तो हमें, मतलब मैं इसके थोड़ा सा वो रहता हूँ कि सर ये बिजनेस नहीं है, ये इस सदी का सबसे बड़ा प्रोफेशन है। हमें ये चीज़ होनी पड़ेगी कि 21वीं सदी का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि ये आपको टाइम फ्रीडम प्रोवाइड करता है, ये आपको एक पैसिव इनकम प्रोवाइड करता है, जो कोई भी एक्टिव बिजनेस या कोई और अदर प्रोफेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता। दैट्स ग्रेट। एक प्रश्न आया है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में ओवर प्राइस्ड क्यों होते हैं? सर ये 90% या मैं बोलूँ 99% कंपनीज में ये चीज़ होती है, और इसके पीछे रीज़न यही होता है कि मैंने जो बताया ना कि लोग माहौल को बेच रहे हैं, लोग अंदर, क्योंकि कंटेंट कुछ है नहीं तो माहौल को बेच रहा है। माहौल को बेचने में ना उनके सामने प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम ये है कि मान लो आप भी एक 1500 का कोट पैंट 15,000 में बेच रहे हो, दूसरी कंपनी भी 1500 का 15,000 में बेच रही है, तो अब पैसा डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा करना है। अब खेल हो गया पैसे का, कि पैसा कौन डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा करेगा। अब ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या है, वो कोई 15,000 की जो चीज थी उसको 20 में भी बेचने लगे, कि हम जितना ज्यादा रेट बढ़ा देंगे उतना ज्यादा हमारे पास पैसा रहेगा। तो जिन कंपनीज ने नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया है, जो कूड़ा कचरा बेचने वाली कंपनी है, जो ओवर प्राइस प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है, हाँ, इन कंपनीज की वजह से लोगों के सामने ये परसेप्शन बन गया कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट महंगे होते हैं। ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी है जिनके प्रोडक्ट उसी रेट में मिलते हैं जिस रेट में ट्रेडिशनल रेट में भी मिलते हैं। देखो सर, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट कभी भी ट्रेडिशनल मार्केट से सस्ते नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि डायरेक्ट सेलिंग के रेट अगर प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे तो कोई भी उस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेगा। डायरेक्ट सेलिंग सस्ते प्रोडक्ट के लिए नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग उसी रेट पे बेचने के लिए जो ट्रेडिशनल मार्केट में बिक रहे हैं, उसी रेट में नॉर्मल जगह पे भी प्रोडक्ट बिके। क्योंकि होता क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट में मास्टर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्लस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऐड होती है। 200 रुपए का आइटम 500 रुपए का बिकता है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, वो जो 300 रुपए जो 60% ऐड हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एडवर्टाइजमेंट, ये दे दिया गया किनको, प्रमोटर को। राइट।
लेकिन ऐड तो ये भी करना पड़ेगा ना, अदरवाइज कोई प्रमोट भी नहीं करेगा। तो सेम चीज है, जो 500 की चीज ट्रेडिशनल मार्केट में बिक रही है वही 500 की बिकनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। और ऐसी कंपनीज भी हैं। तो अगर इनको ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर कंपनीज में जो इन्होंने सर ने जो कंपनी देखी है जहां पे इनको ओवर प्राइस प्रोडक्ट लगा, तो इनको और ज्यादा जानने की जरूरत है। ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जो कि जायज रेट में सामान बेच रही हैं, और ऐसे ही कंपनी के साथ इनको एसोसिएट होना चाहिए। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न है संदीप जी का, व्हाट इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ योर वीडियोस ऑन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज? सर देखो, जो स्कैम है वो तो मैं बता रहा हूँ कि सर अभी तक हमारा 100% सक्सेस रेट रहा है कि सारे बंद हो गए हैं। अच्छा, जिसके बारे में आपने बोला, जिसके बारे में बोला सारे बंद हो गए हैं। हाँ सर, और अभी रिसेंटली 2 कंपनी के बारे में बोला था, वो अगले 3 महीने में बंद हो जाएंगी। हाँ, वो भी हमारा पूरा का पूरा है। तो इफेक्ट यही है कि सर लोगों के अंदर एक एजुकेशन की बात आई है। आजकल मैंने एक चीज़ और देखी है, जो बात करते थे कि मोटिवेशन के बिना इंडस्ट्री नहीं चलेगी, वो भी आजकल एजुकेशन के ऊपर बातें करने लग गए हैं कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। वही हमारा टैगलाइन रहता था, से नो टू मोटिवेशन, एजुकेशन ओवर मोटिवेशन। तो लोग सर इस चीज़ को समझ रहे हैं। मतलब एक एजुकेशन का मुझे जो लगता है कि जो लोग बात करते हैं कि सर हम मोटिवेशन से निकल पाए आपके चैनल की वजह से, मोटिवेशन में हमारे 4 साल खराब हो गए, लोग 20-20 साल खराब करके बैठे हैं सर। एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग क्या नहीं पता उनको, वो मोटिवेशन में ही चल रहे थे आज तक। राइट। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ लगा है कि इन वीडियोज़ के बाद, आपके इंटरव्यू के बाद या हमारे चैनल पे वीडियोज़ के बाद लोग एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है। क्योंकि लोग अब समझ पा रहे हैं कि इंडस्ट्री पैसा कमाने की इंडस्ट्री से बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पैसा कमाना तो शायद इसका 1% भी पार्ट नहीं है। मेन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं सर। एक रिसेंट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सर। मैं अभी किसी इवेंट में मेरे को बुलाया, वहाँ पे ना एमएलए के लिए लड़ने के लिए आए लोग। अच्छा। 2 एमएलए को टिकट मिली थी हरियाणा में एक जगह से। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या है एक्सपीरियंस, मतलब क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का इवेंट था, मेरे को बुला लिया था। तो कह रहे कि हम एक कंपनी में डायरेक्ट सेलर थे, हमारा 5 लाख का नेटवर्क था। अच्छा, इसलिए वो एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे, उनको सीट मिली और दोनों जीत भी गए। अच्छा, दोनों के दोनों जीत गए हैं। तो सर देखो, अगर आपको, मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपको एमएलए बनना है तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, पे आउट अच्छा है, लीगल तरीके से है, और आपने अपने ही जगह पे, अगर आपने 5000 लोगों की टीम बना दी अपनी कॉलोनी के अंदर जिस जगह आप रहते हो, तो आप निगम पार्षद जीत जाओगे सर। 50,000 की बना दी आप एमएलए जीत जाओगे, 5 लाख की बना दी आप एमपी का इलेक्शन जीत जाओगे। तो डायरेक्ट सेलिंग, कितनी सारी चीजें हैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम जो अचीव कर सकते हैं। प्लान, प्रोडक्ट और फ्यूचर प्लान अच्छे हो, फ्यूचर प्लान अच्छा हो, प्रोडक्ट सबसे अच्छा हो, पे आउट अच्छा हो और फ्यूचर प्लान अच्छे हो। अंतिम पार्ट में है सर हम लोग, फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। सर फनी मोमेंट तो बहुत सारी हैं, बट यहाँ पे डिस्कस तो शायद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमें लास्ट पार्ट है तो सर एक बड़ी ना सीरियस नोट पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ सर। कई बार लोग पूछते हैं कि ठीक है, जैसे मैं भी बात करता हूँ, अभी हमारे चैनल को भी, ठीक है सर हम एजुकेट हो गए, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है हमें समझ में आ गया, डायरेक्ट सेलिंग बदनाम क्यों हुई हमें ये भी समझ में आ गया, क्योंकि उस पर भी हमारी वीडियोज है कि बदनाम के पीछे प्रैक्टिकल रीजन क्या है। कहते हैं बट हम क्यों करें। तो इसके ऊपर सर 4 ही चीज बोलना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर सर इस समय मेनली 4 प्रोफेशन के अंदर लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। राइट। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, राइट, फिर आपका आ जाता है एग्रीकल्चर, फिर आपका डिफेंस के लिए भी बड़ा एक क्रेज है। डिफेंस में भी हमारा बहुत बड़ा वो है, डिफेंस फोर्सेस में सारी इंक्लूड कर लेता हूँ सर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन की वजह से पहले 10,000 लोग मिलकर 1,000 कार बनाते थे। राइट। आज 1 लाख कारें बिक रही हैं, लेकिन क्या 1,000 कारें 10,000 लोग बना रहे थे तो क्या 1 लाख कार 10 लाख लोग बना रहे हैं? नहीं बना। 10,000 लोग 1,000 कार बना रहे थे, आज 1,000 लोग 1 लाख कारें बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, देश बढ़ रहा है, कारें बिक रही हैं, कंट्री ग्रो हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, खत्म होती जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो सर, 2019 अभी हम खत्म कर रहे हैं, इस साल में क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ सर, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारी जीडीपी का 7% कंस्टिट्यूट करता है। हमारी पूरी जीडीपी का 7% ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है, और उसके अंदर जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है वो 2.5% हमारी जीडीपी का आता है वहां से। सर इस पूरे सेक्टर में 50 लाख लोग काम करते थे इस पूरे सेक्टर में, जिसमें से 10 लाख लोगों की जॉब 2019 में चली गई है। आप आर्टिकल पढ़ लो, वंडरफुल, जा रही है जॉब। अमेजिंग। क्यों? और हमारी आंखों के सामने जा रही है और हम लोग अभी भी नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि सर क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी आएगी, इंसान को निकालेगी। क्योंकि सर एक चीज आप मान लो रोबोट हो, मैं एक इंसान हूं, आप सैलरी लोगे? रोबोट तो कहां से ले रहे हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप सैलरी नहीं लोगे, मैं तो लूंगा। आप सैलरी नहीं लोगे तब भी 24 घंटे काम करोगे, मैं सैलरी लेके भी 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगा। आप बीमार नहीं पड़ोगे, मैं बीमार पड़ूंगा, मेरे को कभी छुट्टी जाना होगा, कभी डेट पे जाना होगा, कभी कहीं जाना होगा, मूड खराब होगा, कहीं नहीं जाना। आप समझ रहे हो, त्योहार होंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन रोबोट का कुछ नहीं होगा। सर सबसे बड़ी कॉस्ट क्या है कंपनी की आज की डेट में? सर आपको पता है, ह्यूमन वर्कफोर्स 70% जो है वो लोगों को सैलरी देने में जा रहा है। अगर वही हम एलिमिनेट कर दे तो सीधा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। आज एक चीज और बताता हूँ सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर जो मैंने किया है, हर जगह बोल रहे हैं कि स्लो डाउन है, बट कोई ऐसा एकड़ा नहीं है कि जो दिखा रहा है कि स्लो डाउन है। पिछले साल से कारें ज्यादा बिकी है, पिछले साल से बाइकें ज्यादा बिकी हैं।
सर देखो इंडस्ट्री बड़ी समझदार हो गई है। आपको 2011 का या 12 का मैं जब एमबीए कर रहा था, एक इंसिडेंस मेरे को याद है कि मारुति कंपनी के अंदर जब लोगों को ले ऑफ किया जा रहा था, तो जो इंसान बताने गया ना कि कल से जॉब पे मत आना, उसी को जिंदा जला दिया था। अच्छा, ये इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से फैक्ट्री का प्लांट कई दिनों तक बंद हो गया था। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज ना बड़ी समझदार हो गई हैं। वो है ना, जानबूझ के पहले आज के डेट में क्या क्रिएट किया जाता है कंपनीज के द्वारा कि स्लो डाउन है। राइट राइट। आज के डेट में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 15 दिन तक या पता नहीं कितने दिन तक अपने प्लांट में ऐसा कर दिया कि 100 लोग हैं, हम किसी को नहीं निकालेंगे जी, 50 लोग आएंगे 15 दिन काम करने, 50 लोग आएंगे 15 दिन काम करने, ऑटोमेटिक 50% वर्कफोर्स निकाल दी ना सर, सैलरी आधी आधी दे रहे हैं। तो कंपनी को पता है कि एक साथ 80% को नहीं निकाल सकते हम। सर ऑटोमोबाइल सेक्टर से 50 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग रह जाएंगे अगले 3 साल के अंदर। 10 लाख निकल चुके हैं, अगले 30 लाख और निकाले जाएंगे, बट बिना बताए बिना दिखाए लोगों को ही ये क्रिएट कर रहा है, क्योंकि कंपनी से भी डरी हुई है ना सर। एक साथ अगर आप बोल दोगे कि कल से 10,000 लोग हैं, 8,000 मत आना, वो आग लगा देंगे कंपनी के अंदर। सही है। तो इस तरीके की चीजें की जाती है। बट यहाँ से सीख क्या सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर लोगों को जॉब से निकाला जाएगा, और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर लोगों को जॉब से निकाला जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये खत्म कर रही है। और डायरेक्ट सेलिंग इकलौता ऐसा प्रोफेशन है सर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री अगर हम ले लेते हैं जिसका टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती सर, डायरेक्ट सेलिंग है। इंसानों का काम है, इंसान करते आए हैं, इंसान आज भी कर रहे हैं और आगे भी इंसान करेंगे। यहाँ टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आगे अभी इंसान हट गए और रोबोट इसको डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो सर डायरेक्ट सेलिंग से बेहतरीन प्रोफेशन फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं हो सकता। फिर आ जाते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर। सर आज की डेट में मैं अभी आया यहाँ पे, कैब बुक की मैंने, कार बुक की मैंने, कैसे की? ओला से। मैं बस कैसे बुक करता हूँ? रेड बस से। मैं टिकट ट्रेन कैसे बुक करता हूँ? IRCTC से। मैं प्लेन कैसे बुक करता हूँ? मेक माई ट्रिप से। मैं हर चीज कैसे बुक कर रहा हूँ? ऐप के थ्रू। ह्यूमन की रिक्वायरमेंट ही नहीं। और हम पता क्या बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि लोगों के लिए जॉब नहीं क्रिएट कर रही गवर्नमेंट। कहां से कर देगी गवर्नमेंट? ने तो ना लोगों की जॉब खाई है, हमने खाई है। अभी गवर्नमेंट मेरे ऊपर बंदूक लगा देगी, तू कल से ट्रैवल एजेंट से टिकट कराएगा ट्रेन की, मैं नहीं कराऊंगा। मैं पागल हूं वहां पे जाके 2 घंटे खड़ा हूंगा? नहीं होगा ना सर। तो लोगों की जॉब गवर्नमेंट ने थोड़ा ना खत्म की है, लोगों की जॉब हमने खत्म की है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी ने वो एक वो दे दिया, एक तरीके से हमारे को सपोर्ट कर दिया, हमारे आलसीपने को सपोर्ट कर दिया। और दूसरी चीज हमारे लिए बड़ा वो हो गया ना सर, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं रहा। right. तो आपको पता है सर, सर्विस सेक्टर में जो करोड़ों लोग काम करते हैं आज क्या कर रहे हैं? वो जो लोग पहले STD PCO चलाते थे वो बेचारे बाद में STD PCO बंद हुए करोड़ों, तो वो लाखों कुछ जॉब बची, वो मोबाइल रिचार्ज करने लगे। फिर पेटीएम आ गया, उनकी भी जॉब खा गया। तो खत्म कर रहे हैं सर हर सेक्टर को, सर्विस सेक्टर के अंदर खत्म हो रही है। हम ये माने कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, उसकी वजह से जहाँ पे लोग फ्री हो रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में आके अच्छा भविष्य बना सकते हैं। सर मजबूरी है उनकी, और कोई प्रोफेशन नहीं है सर। 2 ही प्रोफेशन है, वो 2 प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में जॉब नहीं बचेंगे आने वाले टाइम में, सर्विस सेक्टर में बचेंगी बट 90% खत्म हो जाएंगी। सेम मैन्युफैक्चरिंग में होगा, सेम सर्विस सेक्टर में हो चुका है, हो रहा है। फिर इसका चलो मैं आपको ना 2 सेक्टर और एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको आंसर मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की सर मैं एक बात करता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर में ना बड़ी फनी सिचुएशन हुई है। 150 साल पहले चले जाएं, आज से 150 साल पहले। सर 150 साल पहले जैसे कि ये टेबल है पूरा का पूरा, इतनी ही जमीन अमेरिका में भी होती थी एक इंसान के पास, और इतनी ही जमीन USA में भी होती, मतलब इंडिया में भी होती थी। राइट। $1 1 रुपए के बराबर था, याद होगा हमको। राइट। इतनी ही जमीन, इतने ही रिसोर्स इंडियन के पास भी है, और इतने ही रिसोर्स एक अमेरिकन के पास भी है। अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन खेती कैसे होती है? हाथों से। अब हाथों से खेती हो रही है, बैल से खेती हो रही है। तो क्या कर रहे हैं हमारे पड़पड़ दादा जो थे, वो पूरे साल लगे हुए बेचारे, इतनी जमीन पे खेती कर पा रहे हैं, और इतनी सारी जमीन उनकी खराब हो जा रही है। और आपने देखा होगा सर, 30-40 साल पहले एक दारू की बोतल देके खेत नाम कर देते थे लोग। हाँ, कोई कीमत नहीं थी सर। नहीं थी, सही कह रहे हैं। जमीन की कोई कीमत नहीं थी। अब पड़पड़ ज्यादा जो हमारे थे उनको टेंशन कि भाई पूरे साल लगा रहता हूँ, इतनी जमीन पे खेती कर पाता हूँ, बाकी सारी की सारी जमीन तो मेरे यूज में आई नहीं रही। सेम चीज अमेरिका में भी थी, वहां के भी पड़ जो दादा थे वो भी टेंशन में कि यार पूरी नहीं आ रही। बट हमारे दादा ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला? नहीं हो पा रहा ना, जितने हाथ उतना बढ़िया, into 10 into 6। उन्होंने 10 बच्चे किए, उन्होंने 6 बच्चे करे। अच्छा। ये अब कितने हो गए? 100 बच्चे हो गए। अब ये पूरी जमीन पे बिखरे हुए हैं। पॉपुलेशन पूरी जमीन पे बिखरी हुई है। अब पूरी की पूरी एरिया को ना लोग कवर कर सकते हैं, इतनी पॉपुलेशन होगी हमारी। बट अमेरिका वाले जो पड़ दादा थे, उन्होंने बोला ये तो बड़ी टेंशन वाली चीज है, बच्चे इतने करने, उनको संभालना, ये ज्यादा टेंशन है। उन्होंने क्या किया? ट्रैक्टर बना दिया। अब ट्रैक्टर की जब उन्होंने इन्वेंशन की, आपको पता बाहर तो जल्दी आ गया था, बाहर तो 100 साल पहले आ गया था, इंडिया में आया ना अभी 30-35 साल पहले। अब बाहर जब 100 साल पहले, अब देखो उसका फायदा क्या हुआ? उन्होंने टेक्नोलॉजी में दिमाग लगाया, तो रिसोर्स जितने थे नेक्स्ट जनरेशन को उतने ही पास हो गए, हर किसी के पास एक्सेस में रहा। हम क्या बोलते हैं कनाडा में, US में ना लोगों के पास ज्यादा रिसोर्स है, नहीं, हमारे पास भी उतने थे, हमने ही उसको एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि हमने रिसोर्स के पीछे, टेक्नोलॉजी के पीछे ना भाग के हमने पॉपुलेशन के पीछे भागे, जितने हाथ, दिमाग नहीं लगाया हम लोगों ने। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है ना सर टेक्नोलॉजी के साथ, कि एक जगह पे डेवलप होती है, दूसरी जगह पहुंची जाती है।
वहाँ 100 साल पहले आई थी, हमारे यहाँ 30-35 साल पहले आ गई। Right. अब इसका देखो सर, वहाँ 100 साल पहले आई, हमारे यहाँ 30-35 साल पहले आ गई, लेकिन आ तो गई। आते ही क्या हुआ, 90% लोगों की जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि अब true. वापस क्या हो गया कि वो 1 से 100 हो गए थे, अब वापस 1 की जरूरत है या मैक्सिमम 10 की जरूरत है, ट्रैक्टर आते ही। अब 90% लोग 90% टाइम फ्री बैठे हैं। अगर मैं अपने गाँव की बात करूँ सर, भिवानी के पास, भिवानी खेड़ा के पास मेरा गाँव है, नाम नहीं बताऊंगा लोग बोलेंगे हमें फ्री बोल रहा है। 90% लोग 90% टाइम फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं उनके पास, ना कोई जनरेट हो सकता, बट उनको खाना भी खाना है, उनको सब कुछ सारे रिसोर्स चाहिए गवर्नमेंट से। तो सर इन लोगों के लिए कोई जॉब क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनकी बचा ले हम जॉब। आप देख रहे हो बीएसएनएल में क्या हो रहा है, एमटीएनएल में क्या हो रहा है, लोगों की जॉब से निकाला, जिनकी लगी हुई है उनको तो हम बचा नहीं पा रहे, नए लोगों के लिए कहां से जॉब क्रिएट करेंगे। अब मोदी जी सपोर्टर तो नहीं है, मोदी जी को डिफेंस कर रहे हैं आपकी? नहीं सर, डिफेंस की बात नहीं है सर। मोदी जी ने जॉब नहीं खाई है, टेक्नोलॉजी ने खाई है सर। एक्चुअली रियलिटी तो यही है कि टेक्नोलॉजी ने खाई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, बट प्रैक्टिकली अगर हम आंखें खोल के देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। हम एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है सर। सर एक डाटा है कि आज हमारे देश की 90% पॉपुलेशन मर जाए ना, तो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 2 टाइम बढ़ जाएगी। बट 90% किसको मार दें? किसको मार दें? नहीं मार सकते ना, ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो 90% लोगों के लिए तो कोई काम ही नहीं है, ना होना है, और धीरे धीरे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है सर। 3% से कम लोग हैं जो आईटीआर भर रहे हैं, तो कितने लोगों का प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जॉब खत्म हो रही है, सर्विस में जॉब खत्म हो रही है, एग्रीकल्चर में जरूरत नहीं रही है अब 90% लोगों की। और लास्ट हमारा डिफेंस सेक्टर आया था, डिफेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि डिफेंस से लोगों को निकाला जाएगा। लोगों ने बड़ा बोला कभी नहीं निकाला जाएगा, डिफेंस की तो सरकारी जॉब होती है। सर उसके 20-22 दिन के बाद एक आर्टिकल आ गया था 1,35,000 लोगों को निकालेंगे। प्रैक्टिकल यही है सर। आपको पता है आज हमारे यहाँ की आर्मी को अगर 80% हम खत्म कम कर दे, 80% अगर हमारी आर्मी निकाल दे हम, तो हमारे पास इतना पैसा बच जाएगा कि हमारी 20% आर्मी को हम वो रिसोर्सेज दे सकते हैं कि वो दुनिया की सबसे सुपर मतलब एक तरीके से मतलब आर्मी बन जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा बेहतरीन एडवांस लेवल के उनके पास वेपन्स होंगे। बट ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि 80 को निकालेंगे तो जिन्होंने वहां बंदूक कर रखी है वो यहाँ कर लेंगे कैसे निकाले? तो हम फंसे हुए हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। और आर्मी ने बोला 1,35,000 को निकाल रही है, धीरे धीरे करके उनको निकालना पड़ेगा। 80% लोगों को आर्मी से भी निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि इंसान है ना, मर जाता है। और ये सारी की सारी जो सारी के सारे जो क्षेत्र हैं ये डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आ सकते हैं, आना ही पड़ेगा। कोई और सेक्टर नहीं है ना, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर और ये आपका डिफेंस या कोई भी आप सेक्टर ले लो, हर जगह टेक्नोलॉजी लोगों को निकाल रही है। इकलौता ऐसा सेक्टर है जो बाहें फैला के खड़ा है। किसी भी सेक्टर के हो आप, ना आपकी पढ़ाई लिखाई से मतलब, अनपढ़ भी आ सकता है, पढ़ा लिखा भी आ सकता है, लेडीज भी आ सकती है, जेंट्स भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, बुजुर्ग भी आ सकते हैं। हर सेक्टर को ये बाहें फैला के खड़ा है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ। मतलब डायरेक्ट सेलर्स आज का इंटरव्यू देख के बड़े एक्साइटेड हो जाएं कि हमारे पास में बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। सर बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। डायरेक्ट सेलिंग ही मैं हमेशा से बोलता हूँ कि वो बच्चा है जो आने वाले टाइम में इस पूरे के पूरे देश का भार संभालेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मेरा कंसर्न भी हो जाता है, क्यों मैं सोच चैनल पे हम ट्राई करते हैं, हमारा पूरा का पूरा रहता है मेन चीज़ कि एजुकेट करें, और क्यों हमें मतलब कंपनीज को भी एक्सपोज करना पड़ता है, क्योंकि सर हमारा यूथ जा रहा है सर, हमारा देश नेशन हमारा बिल्ड हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। हम इस 90% जो नेशन बिल्डिंग के लिए जो यूथ जा रहा है, इसको हम गलत डायरेक्शन में कैसे जाने दें सर? कैसे हम अपनी आंखें बंद कर ले, कैसे हम ना बोले? तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम है कि डायरेक्ट सेलिंग में हर डायरेक्ट सेलर को कहना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री जो उन्होंने चूज की है वो ऐसे टाइम पे चूज की है कि उनका जो फ्यूचर है वो 100% प्रोटेक्टेड है, 100% सेफ है। हर किसी को, आज आप लोग चॉइस के साथ आए हो, जो नहीं आ रहे उनको मजबूरी में आना पड़ेगा, बट आना हर किसी को पड़ेगा सर, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए हर किसी को डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए और एजुकेट होकर करनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आपने बहुत विस्तार से बताया सर, और ये जो लॉजिक्स आपने दिए इसको कोई झुठला नहीं सकता, बहुत डिटेल आपने जानकारी दी, और इसी प्रकार से आप एजुकेट करते रहिए अपने चैनल के माध्यम से। आज आपने समय निकाला सर, हमारे व्यूवर्स की तरफ से बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, और बहुत अच्छा लगा सर मेरे को यहाँ पे आके, लास्ट टाइम भी आया था, बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि आपका जो प्लेटफॉर्म है ना सर, इसकी ब्यूटी क्या है कि इसके थ्रू हम एक तो इसमें कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एक होता है ना कि कोई लालच नहीं है, ये बस जाके इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव किस तरीके से हम देख सकते हैं, मतलब उसमें काफ़ी बड़ी हेल्प कर रहा है लोगों की। और इसके थ्रू मैं यहाँ पे आया तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोगों तक एक एजुकेशन पहुँचा सकते हैं सर, क्योंकि आपके चैनल की रीच बहुत ज़्यादा है सर, उसके थ्रू आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। आप एक नेशन बिल्डिंग के अंदर एक एजुकेशन जो चाहिए लोगों को, वो सर आज मैं बोल सकता हूँ कि चैट विद सुरेंद्र वत्स के थ्रू लोगों को मिल रही है, और उसके लिए मैं आपको सर बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आप ऐसे ही हम काम करते रहिए इंडस्ट्री में, और हमें आशीर्वाद देते रहिए सर, और डेफिनेटली इंडस्ट्री को वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो हमें चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया, इतनी बहुमूल्य बातें, इतने लॉजिक्स हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर किए, हम बहुत आभारी हैं आपके। और आप भी इसी प्रकार अपने चैनल के माध्यम से ये जो ज्ञान है
हाँ जी। इस ज्ञान रूपी प्रकाश से आप अंधेरा दूर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू सभी को सर। सो ये थे श्री सुमित चौहान, एक क्रांतिकारी यूट्यूबर, डायरेक्ट सेलिंग को लेके जिनके अंदर दर्द है, जिनके पास विज़न है, जिनको लगता है कि देश की हर समस्या का समाधान डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलर के पास में है। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत के साथ में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।